ये जनसंख्या को पढ़ा रहे थे कल हम, और जनसंख्या में भी आपको जनगणना के बारे में बता दिया, जनगणना क्या है, कब होती है, कैसे होती है, जनसंख्या की परिभाषा लिखवाई थी। अब एक है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व, ये जनसंख्या घनत्व क्या है भैया, इसको देखेंगे हम। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व प्रति एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने, प्रति एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व। प्रति एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या। देखो भैया, ये भारत है हमारा, भारत का आंकड़ा बता रहे हैं हम। 1 किलोमीटर तो ये 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर, ये है 1 किलोमीटर के 1 किलोमीटर हो गया ना ये सब। और 382 रहते हैं भारत में कितने हैं? 382। और भैया भारत में सर्वाधिक है बिहार का लिंगानुपात, बिहार का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है देश में। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102। 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं? 1102 रह रहे हैं भैया। और सबसे कम है सिक्किम, और सबसे कम सिक्किम नहीं, अरुणाचल प्रदेश होगा। अरुणाचल प्रदेश होगा। अरुणाचल प्रदेश में 17 लोग रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है जी, ध्यान रखना है आपको। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? बिहार का। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का। और भारत का कितना है? 382, 2011 की जनगणना के अनुसार। ध्यान रखना है आपको ये। ठीक है साहब, देखो 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से भी कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हैं। कौन कौन से राज्य हैं? कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जो हमारे 250 से भी अधिक हैं और 250 से कम हैं? तो देखो, अपने 9th क्लास के पृष्ठ संख्या 56 पर और मानचित्र है तुम्हारे सामने। मानचित्र है और मानचित्र की सहायता से आप बड़े आसानी से इनको देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। इसमें संकेत दिए हुए हैं, संकेतों का सहारा लेकर के। ठीक है साहब, एक बात और ध्यान रखनी है, यदि इलाका मरुस्थलीय है, दुर्गम है, पर्वतीय क्षेत्र है, जलवायु ठीक नहीं है, तो जनसंख्या घनत्व कम मिलेगा। पहाड़ी इलाका है, मरुस्थलीय इलाका है, दुर्गम इलाका है, जलवायु ठीक नहीं है, तो जनसंख्या घनत्व कैसा मिलेगा? कम। पानी के अच्छे साधन हैं, जलवायु ठीक है, अच्छे समय पे बरसात होती है, नदियां हैं, तो जनसंख्या घनत्व मिलेगा अधिक। ठीक है, सघन जनसंख्या कहाँ मिलेगी? जहाँ सुविधाएं अच्छी होंगी, जहाँ लोगों के पास खाने कमाने के अच्छे साधन होंगे हैं, और जहाँ अच्छे साधन नहीं होंगे वहाँ जनसंख्या कम मिलेगी। सीधी सी बात है।
असम एवं अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्यों का जनसंख्या घनत्व मध्यम है। पहाड़ी, कटे छटे एवं पथरीले भूभाग, मध्यम से कम वर्षा, छिछली एवं कम उपजाऊ मिट्टी इन राज्यों के जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। उत्तरी मैदानी भाग, दक्षिण में केरल का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ समतल मैदान एवं उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। मैंने बताई थी आपको, नदियाँ हैं, नहरें हैं, भूमि उपजाऊ मिलेगी, मिट्टी उपजाऊ मिलेगी, खेती बाड़ी करते हैं लोग बाग, खेती बाड़ी करते हैं तो ज्यादातर लोग बाग वहीं बसे हुए मिलेंगे आपको, तथा पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। उत्तरी मैदान के अधिक जनसंख्या घनत्व वाले अपने 3 राज्य हैं साहब। 3 राज्य हमारे उत्तरी भारत के, और उत्तरी भारत में 3 राज्यों में साहब देखो, आपको जिस दिन मैंने बताई दिया बिहार से ही है भैया, उत्तर प्रदेश है भाई, बिहार और उत्तर प्रदेश में तो नहीं मान लो तुमको, कोई दिक्कत ही ना है, खूब मौज आवे। फिर पंजाब और हरियाणा, पंजाब में नहरें बहुत हैं, तो यहाँ तो साहब बड़े अच्छे तरीका से जनसंख्या मिलेगी, जनसंख्या घनत्व भी मिलेगा। जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। जनसंख्या एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। आबादी की संख्या, वितरण एवं संगठन में लगातार परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन 3 प्रक्रियाओं जन्म, मृत्यु, प्रवास के आपसी संयोजन के प्रभाव के कारण होता है। जनसंख्या वृद्धि, देखो ये जनसंख्या वृद्धि क्या है, फिर से 10 वर्ष के बाद या किसी विशेष समय अंतराल में विशेष स्थान पर किसी विशेष समयांतराल पर समयांतराल में यानी 10 वर्ष विशेष स्थान पर किसी विशेष समयांतराल में, अर्थात 10 वर्ष में, और किसी विशेष स्थान पर निवासियों की संख्या में कमी या वृद्धि होना क्या कहलाता है? जनसंख्या वृद्धि। क्या कहलाता है? जनसंख्या वृद्धि। ठीक है साहब। किसी विशेष समयांतराल में अर्थात 10 वर्ष में विशेष स्थान पर निवासियों की संख्या में कमी या वृद्धि होना क्या कहलाता है? जनसंख्या वृद्धि। क्या कहलाता है? जनसंख्या वृद्धि। ये क्षेत्र है साहब 2001 में यहाँ 1500 व्यक्ति रहते थे साहब। अब 10 वर्ष बाद 2011 में यहाँ 3500 रहने लग गए साहब। तो ये 2000 की क्या हुई? वृद्धि तो हुई है। 2000 की क्या हुई? वृद्धि। ठीक है साहब। इस प्रकार के परिवर्तन को 2 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला सापेक्ष या वृद्धि तथा दूसरा प्रतिवर्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के कारण। प्रत्येक वर्ष या एक दशक में बड़ी संख्या कुल जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम है। पहले की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या से घटाकर उसे प्राप्त किया जा सकता है। इसे निरपेक्ष वृद्धि कहा जाता है। जनसंख्या की वृद्धि का दर दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अध्ययन प्रतिवर्ष प्रतिशत में किया जाता है। जैसे प्रतिवर्ष 2% वृद्धि की दर का अर्थ है कि दिए हुए किसी वर्ग की मूल जनसंख्या में प्रत्येक
100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि, जिसे वार्षिक वृद्धि दर कहा जाता है। ठीक है सर। जैसे 2000 हुई तो 10 वर्ष में कितनी हो रही है साहब? 10 वर्ष में 200 होगी, तो 200 वही 1500 पे 100 पे कितनी होगी, ऐसा निकाल करके फिर इसको देख लेंगे। प्रतिशत को निकालना जानते हैं आप। ठीक है साहब। अब बारी आती है साहब जनसंख्या वृद्धि परिवर्तन की प्रक्रिया। देखो, जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की 3 प्रमुख प्रक्रियाएं हैं: जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवास। जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है। देखो, जन्म दर, लोग बच्चे जन्म तो लेते हैं खूब और मरते हैं कम, तो ये अंतर ही तो होता है। जैसे कि माना 10 वर्षों में 2000 बच्चों ने जन्म ले लिया और मरे साहब मुश्किल से। किसी क्षेत्र का उदाहरण लेते हैं, किसी गांव का ही लेते हैं उदाहरण। किसी गांव में पिछले 10 वर्षों से 2000 बच्चों ने जन्म ले लिया और मरने वाले जो लोग थे, जिनमें बड़े बूढ़े बच्चे सभी हैं, 500 मिले हैं, 500 ही मरे हैं साहब। तो ये जो 1500 का जो अंतर है, जो 1500 का जो अंतर है, ये कहलाएगा भैया प्राकृतिक वृद्धि। क्या कहलाएगा? प्राकृतिक। तो प्रकृति की वजह से जन्म दर अधिक थी और मृत्यु दर कम। ये किसकी वजह से हुआ? प्रकृति की वजह से। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। यह वृद्धि का एक प्रमुख घटक है, क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रहा है। ये जन्म दर किसे कहते हैं? प्रति वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे कहते हैं जन्म दर। जन्म दर प्रति वर्ष प्रति 1000 प्रति वर्ष प्रति 1000 व्यक्तियों प्रति 1000 व्यक्तियों प्रति वर्ष प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाले जीवित बच्चे प्रति वर्ष प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाले जीवित बच्चे। ठीक है साहब, इसे तो कहते हैं जन्म दर। और ये भारत में मृत्यु दर की अपेक्षा अधिक रहा है। अब भैया मृत्यु दर क्या है सर? ठीक है सर, मृत्यु दर प्रति वर्ष प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वाले व्यक्तियों की संख्या
व्यक्तियों की संख्या। देखो साहब, जन्म दर में तो बच्चे ही बच्चियों को शामिल करते हैं साहब, और मृत्यु दर में सभी को शामिल करते हैं मरने वाले, चाहे कोई बच्चा मरा है, चाहे बूढ़ा मरा है, चाहे जवान मरा। प्रति वर्ष प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वाले व्यक्तियों की संख्या। देखो, भारत में जन्म दर हमेशा अधिक रहा है और मृत्यु दर कम रहा है। जब जन्म दर अधिक रहेगा, मृत्यु दर कम रहेगा, तो भैया जनसंख्या बढ़ेगी। ठीक है सर, ध्यान रख लेंगे अच्छे तरीका से, ध्यान नहीं भूल नहीं जाओगे। अच्छा साहब, 1980 के तक उच्च जन्म दर एवं मृत्यु दर में लगातार गिरावट के कारण जन्म दर तथा मृत्यु दर में काफी अंतर बढ़ गया, जिसके कारण जनसंख्या में वृद्धि अधिक हो गई। 1981 में धीरे धीरे जन्म दर में भी गिरावट आनी शुरू हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर में भी कमी आई। अब देखो क्या हुआ साहब, हमारी सरकार ने कई बार योजना बनाई है जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए। जनसंख्या भैया रुकेगी तो है ही नहीं, आपको बताया मैंने, उस दिन भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ, जनसंख्या रुकेगी तो है नहीं। जनसंख्या की जो वृद्धि है उसको कम किया जा सकता है। तो पहले बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे थे, अब बच्चे पैदा करने कम कर दिए। पहले 5-5, 6-6 बच्चे होते थे, अब सरकार ऐसी पॉलिसी बनाई है सरकार ने साहब, 2 ही बच्चे पैदा करो साहब, चाहे लड़की है लड़का है। पहले तो मामला भी कुछ डिफिकल्ट था, क्योंकि मृत्यु दर ऐसी थी, हमारे समाज में इतनी सारी स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक नहीं थी, बहुत सारी महामारियां बीमारियां ऐसी चलती थी जो जानलेवा थी। अब ये कोरोना चल रहा, देखो कोरोना ये महामारी बीमारी तो है, महामारी बीमारी तो है कोरोना, पता नहीं है कितने लोग मर गए, कितने और बच रहे हैं, कितने और मर जाएंगे, हॉस्पिटलों में भर्ती हैं। कल का भी आंकड़ा है, टेलीविजन में हम देख रहे थे शाम को, कि 52,000 की पार कर गए नए मरीजों की संख्या। तो देखो हॉस्पिटलों में भी जगह नहीं है, डॉक्टर लोग भी बड़े परेशान हैं, इतने मरीज बढ़ रहे हैं, काबू करना चाह रहे हैं पर काबू नहीं हो पा रही है बीमारियां, आखिरकार दिन रोज बढ़ते ही जा रहे हैं केस। तो ये महामारी है, बहुत सारे लोग मर जाते हैं, बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है। ऐसी स्थिति में बहुत पहले भी समाज में ऐसी बीमारियां होती थी, हमारे समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं ठीक नहीं थी। एक छोटी माता है, खसरा है, चेचक है, पोलिया है, अनेक बीमारियां ऐसी थी जो बच्चों को मौत के मुंह में ले जाती थी। तो ऐसे समय में हर कोई व्यक्ति ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहता था, कम से कम 5-6, 1-2 मर भी जाएंगे तो कच्चे तो बच जाएंगे। अब जिनके पास 2 बच्चे हैं या 1 बच्चा है, कोई बीमारी आ गई, मर गया, तो फिर कैसे काम चलेगा। पहले लोगों की ये धारणा थी। अब हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हो गई, लोग बाग पढ़े लिखे भी हो गए, ज्ञान भी हो गया, शिक्षा का भी अब थोड़ा सा मामला बढ़ गया ना, पढ़े लिखे हो गए लोग बाग, तो सब जानने लग गए। ज्यादा जनसंख्या बढ़ने से हमको परेशानी है, देश को है जो तो है, हमको भी ज्यादा परेशानी है। इनके पास संसाधन हम कहाँ से लाएंगे इनके लिए, ना इनके पास रहने के लिए मकान होगा, न इनके पास पर्याप्त मात्रा में भोजन होगा, ना शौक मौज कर पाएंगे, ना पढ़ लिख पाएंगे। इस वजह से कम ही बच्चा पैदा करते हैं। कई प्रोग्राम चलाए सरकार ने, मिशन चलाए थे, नसबंदी प्रोग्राम चलाया था, नसबंदी इंदिरा गांधी ने चलाया था पहले, वो भी कुछ था जैसे भी मामला है। बाकी सरकारें बार बार प्रयास कर रही हैं, लोगों को जागरूक कर रही हैं। और परिवार के मामले में परिवार कल्याण योजनाएं चलाई जा रही हैं, महिलाओं के लिए, पुरुषों को ज्ञान दिया जाता है, नसबंदी चलाई जाती है, ये सब कुछ है। और जब 1981 में जब इस धारणा को थोड़ा सा समझा देश के लोगों ने भी, देश ने भी समझा, तो फिर जनसंख्या वृद्धि में थोड़ी सी कमी आई। 1400 बच्चे एक 10 वर्ष में एक गांव में पैदा हो रहे थे, अब वो घट करके 1400 पे थे, 800 आ गए, कहीं 600 आ गए। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक है प्रवास। भैया ये तो मैंने बता दिया, प्रवास को समझो, प्रवास क्या है। प्रवास 2 घटक बता दिए जनसंख्या वृद्धि के, जन्म दर और मृत्यु दर। लोग बाग ज्यादा मरेंगे तो भैया जनसंख्या कम रह जाएगी, लोग बाग कम पैदा होंगे बच्चे तो भी जनसंख्या कम रहेगी। अब तीसरे नंबर पर आ गया प्रवास।
प्रवास क्या है भैया, ये इसको और समझेंगे हम। देखो, लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। लोगों का एक क्षेत्र से जाकर दूसरे क्षेत्र में बसना या निवास करना क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। प्रवास कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? प्रवास कहलाता है। लोगों का एक क्षेत्र से जाकर दूसरे क्षेत्र में बसना या निवास करना क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है भैया। क्या कहलाता है? प्रवास। समझिए बात को। देखो, प्रवास देश के अंदर भी होता है और बाहर भी होता है। देश के अंदर भी होता है, देश के अंदर होता है उसको कहते हैं आंतरिक प्रवास, और देश के बाहर होता है उसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। देखो, भारत है और भारत से कोई जाकर के नेपाल में चला गया था, तो क्या कहलाएगा? अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। और दिल्ली है, दिल्ली से जाकर के अलवर चला गया, क्या कहलाएगा? आंतरिक प्रवास। ठीक है, समझ में आई बात? नहीं आई? आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाता है, लेकिन यह देश के भीतर जनसंख्या के वितरणों को प्रभावित करता है। देखो, दिल्ली से जाकर के कोई अलवर चला गया, जनसंख्या तो बढ़ेगी नहीं ना घटेगी, लेकिन जो जनसंख्या का जो वितरण था ना उसको प्रभावित करेगा। दिल्ली की जनसंख्या कम हो जाएगी, अलवर की बढ़ जाएगी। यही तो है मामला। जनसंख्या वितरण एवं उसके घटकों को परिवर्तित करने में प्रवास की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में अपकर्षण के कारण अपकर्षण प्रभावी होते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी एवं बेरोजगारी की प्रतिकूल अवस्थाएं तथा नगर का अभिकर्षण प्रभाव रोजगार में वृद्धि एवं अच्छे जीवन स्तर को दर्शाता है। देखो, आंतरिक जो प्रवास होता है भारत में वो ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की तरफ होता है। गांवों की जनसंख्या धीरे धीरे कम हो रही है, शहरों की बढ़ रही है, और उसका सबसे प्रमुख जो कारण है वो है कि एक तो होता है गांव में कोई रोजगार के साधन नहीं है, बेरोजगारी है, और दूसरी है स्वास्थ्य सेवाएं ठीक नहीं है। दूसरी क्या है? स्वास्थ्य सेवाएं ठीक नहीं है। तीसरी एक और है शिक्षा। गांव में शिक्षा का स्तर भी ठीक नहीं है, जबकि शहरों में जब लोग आते हैं तो उनको रोजगार मिलता है। क्या मिलता है? रोजगार मिलता है। उसके साथ साथ उनको स्वास्थ्य सेवाएं ठीक मिलती हैं, पानी शुद्ध मिलता है, उनको बिजली सही मिलती है, समय पे मिलती है, और शिक्षा भी समय पे मिलती है, अच्छी मिलती है, गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलती है। और यही एक वजह है कि देश के आंतरिक भागों में जो प्रवास होता है, देश का आंतरिक जो प्रवास होता है वो गांव से शहर की तरफ होता है, और जिसका प्रमुख कारण है एक तो रोजगार की समस्या, एक स्वास्थ्य सेवाओं अच्छी नहीं है, और शिक्षा का स्तर भी ठीक नहीं है। ये मामला हो गया तुम्हारा। अब प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये केवल जनसंख्या का आकार को प्रभावित नहीं करता है, बल्कि उम्र एवं लिंग के दृष्टिकोण से नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या की संरचना को प्रभावित करता है। भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण शहरों और नगरों की जनसंख्या में नियमित वृद्धि हुई है। अब है आयु संरचना, और भैया आयु संरचना को पढ़ाएंगे हम कल, पढ़ के आना अच्छे तरीका से।